हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय एहतिशाम। मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है और आज की वीडियो में हम क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स द एंड ऑफ एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस एम एंड टी इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंपली हमसे इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दे रखा है और उसमें हमें यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों पॉइंट हमें 4 अलग अलग दे रखे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो हमें ये बताना है कि जो आपका एम पॉइंट है वो एस और टी का मिड पॉइंट होगा या नहीं, और हमें ये भी बताना है कि इसका रीजन क्या होगा। अगर मिड पॉइंट अगर ये m जो है s और t का मिड पॉइंट होगा तो उसका रीजन क्या होगा। तो सिंपली हमें बस ये करना है कि हमें ये बताना है कि जो आपका m है वो s और t का मिड पॉइंट होगा या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा क्वेश्चन में पूछ कर हमें करना क्या है। तो एक मैं आपको पहले से पहले बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा आसान है, लेकिन आप क्या लेंगे, लेंदी लेंगे। तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको हर एक क्वेश्चन काफी इजी और सिंपल तरीके बताऊंगा, आपको इतने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सिंपली हम इस क्वेश्चन में कैसे पता कर सकते हैं कि m मिड पॉइंट है एस और टी का या नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पता लगाने के लिए कि मिड पॉइंट है या नहीं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में काफी अच्छे से बताया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर मैं रिकमेंड करूंगा जाकर वो वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। तो डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो m है आपका क्या है, वो मिड पॉइंट है या नहीं एस टी का। तो डिस्टेंस पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉरी मैंने यहाँ पे x2 लिख दिया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है डिस्टेंस फार्मूला। बहुत से बच्चों को ये बात पता होगी, मुझे अच्छे से ये बात पता है। तो अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। तो सिंपली देखिए मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई लाइन मान लीजिए, मैं एग्जांपल लूं, अगर यहाँ पे इसमें एग्जांपल लूं, यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है मेरे पास, और ये लाइन को मैं मान लेता हूँ ये आपका ए है, ये क्या है आपका बी, और यहाँ मैं मान लेता हूँ ओ है। क्या ये ओ है, और जो ओ है वो मिड पॉइंट किसका है, ए और बी का मिड पॉइंट है। ये थोड़ा सा अच्छे समझिएगा, तभी आप क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर यह बात मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, अगर आप बात समझ लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे ओ क्या है, ए और बी का मिड पॉइंट, मतलब कि ये मिड पॉइंट मतलब कि बिल्कुल इसके बीच में क्या है, बिल्कुल मतलब जो ए बी की लेंथ मान लीजिए कितना है, ये मान लेते हैं हम यहाँ पे कितनी इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितने है 10 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल बीच में है, कितना हो गया फिर, ये कितना हो जाएगा आपका 5 है, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जब ये लेंथ है आपकी एओ, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, जाहिर सी बात है। एओ से लेके ए से लेके ओ डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और ओ से लेके बी तक कितना होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि दोनों की लेंथ क्या है, आपस में बराबर है। तो हमें यहाँ से बात चलती है कि जब जो आपका मिड पॉइंट है वो आपके लाइन को 2 हिस्सों में बांट देगा और 2 हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो मिड पॉइंट होगा ना। जाहिर सी बात है, ये आपका सेंटर है, मतलब इस ए बी का, जाहिर सी बात है इस एओ की लेंथ और ओ बी की लेंथ आपस में बराबर होगी, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर एस एम और टी हम एक लाइन पे ले लेते हैं, जिसको मान लीजिए मैं अगर इसको तीनों को एक लाइन पे ले लूं, यहाँ पे क्या ले रखूं मैं, यहाँ पे मैं एस ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एस ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एम ले लेता हूँ, यहाँ पे टी बोला इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ पे टी। तो जो हमने यहाँ पे सीखा, जो ओ है ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब कि ए ओ बराबर किसके होगा, ओ बी के बराबर होगा। और ये बराबर क्यों होगा, मैंने अभी आपको अच्छे से बताया, क्योंकि ये बराबर 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देगा।
उसी सेम टू सेम यहाँ पे जो एस टी होगा वो भी तो बराबर टी एम के होगा, और बराबर क्यों होगा, क्योंकि हमने मान रखा, हमने भी माना है, हमें ये पता नहीं है कि मिड पॉइंट है या नहीं, हमने ये माना है कि हमारा टी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमने ये मान लिया कि हमारा टी जो है क्या है, वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका एस टी है, क्या है, ये एस टी है, वो किसके बराबर होगा, टी एम के बराबर होगा। अगर ये एस टी की लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं और इस टी एम की लेंथ को फाइंड आउट कर लेते हैं और ये आपस में दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टी क्या आपका एक मिड पॉइंट है। उसी लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैं क्या समझाना चाह रहा था। यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में बताया कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि मिड पॉइंट है। बस हमें क्या करना है, एस टी को बराबर से दिखाना है, टी एम के लेंथ के बराबर दिखा देना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि कैसे हम पता करेंगे एम एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं है। चलिए इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम एस एम और टी के तीनों का लिख लेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे -3,0, एम के हो जाएंगे 0,0 और टी के क्या हो जाएंगे 3,0। और हमारा गोल क्या है, पहले हमें एस एम का लेंथ निकालना है, फिर एम टी का लेंथ निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं एस एम की, डिस्टेंस निकालते हैं एस एम की। तो एस एम निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये y2 होगा। ये किसकी बात हो रही है, sm की बात हो रही है। यहाँ पे हम t अभी तक इसको इग्नोर कर दीजिए। तो यहाँ पे जब sm लेंगे हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1 या x2 ये y2। तो आपका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो 0 माइनस -3, 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 क्या होता है, आपको पता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे एस एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस -3, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 3 कितना होता है, 0 ही होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 9 का स्क्वायर √9 मिल जाएगा। अब ये जो √9 है किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, 3 हमारा आ गया। इस सम की लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब बात करते हैं एमटी के लेंथ की, इसकी बात करेंगे एमटी के लेंथ। जब हम बात करेंगे एमटी के लेंथ की, तब आपका क्या चेंज हो जाएगा, x1 y1 x2 और y2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपका x1 क्या होगा, 0 होगा, x2 y1 क्या होगा, 0 होगा, x2 क्या होगा, 3 होगा, y2 क्या होगा, 0 होगा। इसको भी हम फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था आपका, x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है 3 माइनस 0 क्या होता है, 3 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 0 माइनस 0 होता है 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो √9 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो √9 आ गया, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। तो हमने यहाँ पे 3 निकाल लिया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एस एम की लेंथ क्या निकाली, 3, और एम टी की लेंथ भी क्या निकाली हमने, 3, यानी कि दोनों लेंथ आपस में बराबर है। क्या है, आपस में दोनों लेंथ बराबर है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका एम है वो मिड पॉइंट किसका है, एस टी का। किस पॉइंट के लिए, जो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उस कोऑर्डिनेट्स के लिए जो आपका एम है वो एस टी का क्या है, लेंथ है। तो यहाँ पे लिख देंगे यस। यहाँ पे रीजन भी पूछा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज एस एम इज इक्वल टू एम टी। तो ये है आपका आंसर। हमने बता दिया कि मिड पॉइंट है या नहीं, और हमको रीजन बता दिया, रीजन क्यों की, और हमने बता भी दिया कि ये मिड पॉइंट क्यों है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो कि हमने कैसे इसका मिड पॉइंट निकाला। अगर आपको मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। तो हमने पहले अपने कोऑर्डिनेट्स को बता दिया कि मिड पॉइंट है या नहीं। अब बात करते हैं अपने दूसरे कोऑर्डिनेट्स की। अब दूसरे कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, एस से कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2,3, एम का दे रखा है 3,4 और टी का दे रखा है 4,5। तो हमें इन तीनों का यूज करके, जो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था एस एम टी, हमने कैसे प्रूव किया था एम का, तो ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स एस एम और टी के।
तो हमें इसमें भी यही पता करना है कि m आपका ST का मिड पॉइंट होगा या नहीं। उसमें हम जो हमने पिछले कोऑर्डिनेट्स में अपना प्रोसेस यूज किया था, उसी प्रोसेस को यूज करके हम निकाल सकते हैं इसी तरीके से कि m आपका मिड पॉइंट होगा या नहीं। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। सबसे पहले किसकी लेंथ निकालेंगे, SM की लेंथ निकालेंगे, फिर MT की लेंथ निकालेंगे। मैं आपको बात क्लियर कर दूं उससे पहले, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात क्लियर कर दूं। तो आपके मन में अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो कि हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 क्यों मान रहा है, इसको भी तो x1 y1 मान सकते हैं, तो देखिए ऐसा क्यों होता है। हम लेंथ किसकी निकाल रहे हैं, SM की निकाल रहे हैं। तो पहले कौन आ रहा है, S की M, पहले S आ रहा है, जाहिर सी बात है। अगर जो पहले आएगा उसकी कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 मान लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी डाउट हो तो ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे x1 y1 है, ये x2 और y2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 का 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 4 माइनस 3 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये अंडर रूट 2। यहाँ पे हमारा SM का लेंथ आ गया। अब बात करते हैं MT के लेंथ की। तो MT का लेंथ क्या होगा, ये आपका x1 y1 x2 और y2। यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, तो SM का लेंथ भी रूट 2 आ गया और MT का लेंथ भी क्या आ गया, रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है। MT का लेंथ भी आपस में बराबर है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यस, ये M क्या है, ST का मिड पॉइंट है। किस कोऑर्डिनेट्स के लिए, दूसरे कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो यहाँ पे क्यों ये दोनों बराबर क्यों है, वही सेम रीजन, SM किसके बराबर है, MT के बराबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया हो कैसे हमने M को प्रूफ किया कि ST का ये मिड पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके तीसरे कोऑर्डिनेट्स की। तो अब हमें बताना है थर्ड कोऑर्डिनेट यूज करके कि M जो है ST का मिड पॉइंट है या नहीं। तो सिंपली हम जो हमने पिछले दो कोऑर्डिनेट्स में यूज किया था उस मेथड, वही मेथड को यूज करने जा रहे हैं और उसी मेथड की हेल्प से हम बता देंगे कि M आपका ST का मिड पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम तीनों के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। पहले 0,0 S M के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0,5 और T कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 0, माइनस, सॉरी मैंने प्लस का साइन लगा दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T होगा, कितना हो जाएगा आपका 0, माइनस 10। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले SM का लेंथ निकालेंगे, फिर MT का लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं SM की। SM के लिए x1 y1 x2 और y2 यहाँ पे ये हो जाएगा। अभी तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आपके दिमाग में बैठ गया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो x2 माइनस x1 है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 होता है, और 5 माइनस 0 कितना होता है, 25 होता है। तो जाहिर सी बात कितना होगा ये, तो ये आपका 0 प्लस 25 कितना होता है, 25, तो अंडर रूट 25। अब ये 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। हमारा SM का लेंथ क्या निकल गया, 5 निकल गया। अब बात करते हैं हम MT की। अब MT के लिए x1 y1 x2 और y2 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और x2 y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए माइनस 10 और माइनस 5 यानी माइनस 10 माइनस 5 कितना होता है, ये कितना होता है, माइनस 15 यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, माइनस 15 मिल गया। तो माइनस 15 का स्क्वायर कितना है, 225। तो 0 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 225 ही रहेगा। और 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का। तो हमने SM का लेंथ निकाला 5 और MT का लेंथ कितना आया, 15 आया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि SM का लेंथ MT के बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जब SM का लेंथ MT के बराबर नहीं होगा
तो m जो होगा वो मिड पॉइंट नहीं होगा s और t का। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको कि ये m मिड पॉइंट क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे sm की लेंथ mt के लेंथ के बराबर नहीं है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये मिड पॉइंट तभी होगा जब दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगी, तभी तो ये बराबर हिस्सों में बांट पाएगा इसको। अब यहाँ पे बराबर हिस्सों में बांट नहीं पा रहा, इसका मतलब ये है कि m st का मिड पॉइंट नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे नो, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे क्यों, क्योंकि sm बराबर नहीं है mt। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि आपका m जो है मिड पॉइंट क्यों नहीं है st का। तो अगर मन में आपको थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट है या कुछ भी आपको अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, तब जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट 3, इसके हम बता दिया हमने यूज करके कि m इसका मिड पॉइंट है या नहीं। अब बचा है कोऑर्डिनेट 4। मैंने आपको 3 कोऑर्डिनेट्स बता दिए, मतलब पहले s के लिए पहला, दूसरा और तीसरा, मैं 3 कोऑर्डिनेट्स यूज करके, तीनों के अलग कोऑर्डिनेट्स यूज करके। अब बचे हमारे पास लास्ट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो लास्ट कोऑर्डिनेट्स मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको घर पे इसको ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो m है वो st का मिड पॉइंट है या नहीं। आपको सेम मेथड यूज करना है जो मैंने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज किया और पता लगाने में यूज किया कि m st का मिड पॉइंट है या नहीं। सिंपली करना क्या है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले उसके लिए sm का लेंथ निकालना है और फिर mt का लेंथ निकालना है। अगर दोनों की लेंथ आपस में बराबर होती है तब तो ये मिड पॉइंट होगा, अगर लेंथ बराबर नहीं होती है तो मिड पॉइंट ये नहीं होगा। तो आप जरूर घर पे ट्राई करें ताकि आपका प्री प्रैक्टिस हो सके और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b गिवन दैट m -7, 1 is the midpoint of a 3, -4 and b x, y। तो सिंपली हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हमें b के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने हैं। और हमें यहाँ पे दे रखा है जो m आपका है जिस कोऑर्डिनेट्स -7, 1 है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसके, a के और b के। तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसका यूज करके हमें क्या करना है, b के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मैं क्वेश्चन को समराइज कर दूं आपके लिए। तो ये सिंपली ये हमें एक मिड पॉइंट दे रखा है और हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। हमें मिड पॉइंट पता है और एक पॉइंट पता है, मतलब एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है और मिड पॉइंट के भी हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हमें दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यही क्वेश्चन आपके पास था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली क्या यूज करूंगा, सबसे सिंपल तरीका है इस मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करना, क्योंकि इससे आसान यहाँ पे कुछ हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना ही काफी इजी और काफी सिंपल होगा आपको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। तो सिंपली अगर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होगा तो ये कुछ होता है ऐसे, m इज इक्वल टू, सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 ब्रैकेट कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट। यही आपका होता है मिड पॉइंट। तो यही होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। इसी का यूज करके हम अपने इस क्वेश्चन को हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपने तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। m आपका था जो कि मिड पॉइंट है 7, -7, 1, आपका a है 3, -4 और आपका b हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कितना दे रखा है आपका x, y आपको यहाँ पे दे रखा। सिंपली हम अपने वैल्यू को पुट अप कर देंगे, उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए m की जगह जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें m की जगह रखेंगे -7 रखेंगे, और जब हम y की वैल्यू पुट अप करेंगे तो m की जगह रखेंगे 1 रखेंगे। सबसे पहले हम x को फाइंड आउट करने, x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m की जगह रखेंगे हम -7, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -7 हो जाएगा। अब x1 प्लस x2 बाई 2, तो यहाँ पे देखिए आपका ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा। तो 3 प्लस x बाई 2, इस 2 को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 3 प्लस x। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस 3 को भी हम इस -14 की साइड में भेज देना है। तो अगर -14 साइड भेजेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 -14, तो क्या बन जाएगा आपका -17।
तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया, वो क्या है -17 हमें निकल गया। हमने बी के एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया जो कि -17 है। अब बी का हमें वाई कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। सिंपली अब हम वाई की वैल्यू पुट अप करेंगे, y1 + y2 अपॉन में 2। तो y के लिए m क्या हो जाएगा आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे y1 + y2 यानी कि -4 + y, आपका y1 -4 है और y2 क्या आपका y है अपॉन में 2 इक्वल टू, अब 2 के साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 -4 + y। अब -4 को 2 के साइड हम भेज देंगे अगर, तो यहाँ पे इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 2 + 6 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सॉरी 2 + 4 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो हमने b के x कोऑर्डिनेट को भी फाइंड कर लिया जो कि -17 आया, और हमने b के y कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर लिया जो कि 6 आया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके -17, 6। ये देख सकते हैं कितना सिंपल और कितना इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बस आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता होगा तब क्वेश्चन काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तो कैलकुलेशन सिंपल है, आपको आता ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया हो। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विथ पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। तो आप देख सकते हैं हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, तो उसके ट्राइसेक्शन क्या है P और Q, मतलब कि जो P और Q है उस लाइन AB को 3 हिस्सों में बांट रहा है। इसलिए हमें यहाँ क्या दे रखा है ट्राइसेक्शन, यानी कि 3 हिस्सों में ये बराबर हिस्सों में बांट रहा है। साथ ही साथ ये भी बोल रखा है कि जो P किसके क्लोजर है A के और Q किसके क्लोजर है B के। देख सकते हैं कि P किसके पास है A के और Q किसके पास है B के। सिंपली हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, हमें ये निकालना है P और Q के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स को निकालने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा हमें क्वेश्चन में करना क्या है। सिंपली क्वेश्चन में P और Q के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। तो P और Q कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इसको कुछ मान लेते हैं। हम P कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, लेट P कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1, y1, और हम लोग Q कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2। यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो हमने P कोऑर्डिनेट्स को x1, y1 मान लिया और Q कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 मान लिया। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं x1, y1 और x2, y2। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं दोनों के P और Q की। अब सवाल ये है कि हम P और Q कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे कैसे। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या ये P और Q क्या AB का ट्राइसेक्शन है, क्या ये AB का ट्राइसेक्शन, यानी कि 3 बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, ये बांट रहा है। मतलब कि जो AP की लेंथ है वो किसके बराबर होगी, PQ की होगी, और QB के लेंथ के बराबर ही होगी, यानी तीनों की लेंथ आपस में क्या होगी, ये बराबर होगी। अगर AP की लेंथ PQ के बराबर होगी तो हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि नहीं, जो P है आपका A और Q का क्या है, मिड पॉइंट। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर AP और PQ की लेंथ बराबर हुई, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो आपका P है वो A और Q क्या है, मिड पॉइंट है। जाहिर सी बात है, मिड पॉइंट क्या होता है आपका, जो आपके उस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है वो, AP और किसके बराबर है, PQ के। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं P इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। हमने लिख दिया P क्या किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का मिड पॉइंट है। ऐसे ही सेम टू सेम जिस हमने यहाँ पता किया कि Q किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का, तो आप ये भी देख सकते हैं पी क्यू किसके बराबर है, क्यू बी के। सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं जो Q है किसका मिड पॉइंट है, P और B का मिड पॉइंट है। तो जैसे हमने ये पता किया था कि जो P है किसका मिड पॉइंट है, A और Q का, वैसे हमने ये भी बता दिया जो Q है वो किसका मिड पॉइंट है, P और B का। और मिड पॉइंट Q है क्योंकि P Q किसके बराबर है, QB के बराबर है। इसको यहाँ भी लिख लेते हैं, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। हमें इतनी बात पता चल गई। मैं आपको बात बता दूं, एक ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक आपको चीजें अच्छे से समझ में
आई होंगी। अगर आपको मन में थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो हमने ये पता कर लिया कि पी किसका मिड पॉइंट है, क्यू का, और क्यू किसका मिड पॉइंट है, पीबी का मिड पॉइंट है। तो इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्वेश्चन में आगे प्रोसीड कर सकते हैं और पी और क्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट के फार्मूला की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये होता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला। ये बात हमको पहले से पता है कि जो आपका पी किसका मिड पॉइंट है, ए क्यू का मिड पॉइंट है। तो इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर सबसे पहले अगर बात करें हम x1 प्लस x2 बाई 2 यानी x कोऑर्डिनेट की, तो यहाँ पे m की जगह क्या रहेगा, x1 रहेगा, और x1 की जगह क्या रहेगा, 4 रहेगा, x2 की जगह क्या रहेगा, x2 रहेगा, और 2 एच डिजिट यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे m की जगह क्या रख लेते हैं, x1 रख लेंगे, और x1 की जगह क्या रखेंगे 4, x2 की जगह क्या रखेंगे x2 अपॉन में 2। ये आपका ओपन गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं हम y1 की। y1 की बात करते हैं सेम इसके लिए। अब m क्या हो जाएगा आपका, y1 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा, सॉरी y2 क्या हो जाएगा, y2 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस y2 बाई 2, तो क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। तो यहाँ पे हमने अपने क्या निकाल लिया, ए क्यू के मिड पॉइंट की हेल्प से हमने ये दो क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं कि हम कैसे अब पी क्यू के हेल्प से, अब हम बात करते हैं कैसे हम पीबी को सॉल्व करेंगे क्यू की हेल्प से। तो हमें ये बात पता है कि पीबी का मिड पॉइंट कौन है, क्यू है। तो वही सेम फॉर्मूला मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ से भी दो इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब m की जगह क्या रहेगा आपका x2 रहेगा, यहाँ पे x1 की जगह क्या रहेगा x1 रहेगा, और x2 की जगह रहेगा यहाँ पे 16 रहेगा। तो यहाँ पे क्या m की जगह क्या रख लेंगे हम, x2 रख लेंगे, x1 की जगह क्या रखेंगे x1, और x2 की जगह रखेंगे 16 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। बात करते हैं इक्वेशन नंबर, अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट्स की। तो अब m की जगह क्या रखेंगे हम, y2 को रखेंगे, और इसके लिए आपका y1 क्या हो जाएगा, y1 ही जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 सॉरी y2 -2 अपॉन में 2। तो ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो हमने देख सकते हैं कि चारों इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, हमें 4 इक्वेशन बने हैं। अब इसकी हेल्प से हम अपने x1 y1 और x2 और y2 को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं अगले पेज। पिछले पेज पे अपने इन चारों इक्वेशन को फाइंड आउट किया था। अब इन चारों इक्वेशन की हेल्प से हम अपने x1 y1 और x2 और y2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैसे x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे, यानी x1 और x2 को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम सॉल्विंग फॉर x कोऑर्डिनेट्स। देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे दे रखा है आपका, x1 यानी फर्स्ट इक्वेशन है और x2 यानी कि थर्ड इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि इस x1 की जगह यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 3। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा आपका, x1 की जगह क्या रखेंगे हम 4 प्लस x2 अपॉन में 2, ब्रैकेट होगा पहले, फिर क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस x2 अपॉन में 2 प्लस 16, इन सबका क्या होगा अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इस 16 से क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इस 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए इसको लिख कैसे सकते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे x2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 4 प्लस x2 ब्रैकेट प्लस 2 अपॉन में 4, ये हो जाएगा।
सिंपली क्या करेंगे, इस 4 को इस x2 के साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x2 हो जाएगा ये। यहाँ पे क्या बचा आपका 4 प्लस x2 प्लस 32 यहाँ पे आपका हो, तो हमें क्या मिल गया 4x2 प्लस 4 प्लस x2 प्लस 32। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 ये क्या हो जाएगा 36 प्लस x2। हम सिंपली क्या करेंगे, x2 को इस 4x2 के साइड भेज देंगे, ये 4x2 को क्या हो जाएगा 4x2 माइनस x2 कितना हो जाएगा 3x2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 3x2 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे आप 3 को इसके नीचे भेज देंगे एंड डिवाइड में चला जाएगा ये, तो x2 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई, तो जब हम इस 3 को इस 36 के साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ये, तब 36 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो हमारा x2 क्या निकल के आ गया 12 आ गया। अब इसकी हेल्प से हम अपने x1 को फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे x2 की वैल्यू को फाइंड आउट किया है उसको क्या पुट अप कर देंगे, अपने x1 में पुट अप कर देंगे। यहाँ पे जब हम x1 पुट अप करेंगे क्या होगा, यहाँ पे 4 प्लस 12 अपॉन में 2, तो 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाता है, 16 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा आपका 8। तो आपका x1 क्या निकल गया 8 आ गया। अब हमने यहाँ से x2 भी फाइंड कर लिया और x1 भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमने अपने p के हमने x1 भी फाइंड आउट कर लिया और x2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं कैसे हम y1 और y2 को फाइंड आउट कर सकते हैं अगले पेज। हमने अपने इक्वेशन 1 और 3 को यूज करके x1 और x2 को फाइंड आउट कर लिया। अब बारी है y1 और y2 की, तो इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग फॉर y कोऑर्डिनेट्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो आपका इक्वेशन 2 आया है यहाँ पे इक्वेशन 4 में y1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सिंपली x2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यानी सिंपली हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन नंबर 2 को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखिए कैसे आगे इसको प्रोसीड। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका y2 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 माइनस 2 अपॉन में इसके 2 हो जाएगा, और इन सबके क्या हो जाएगा अपॉन में भी 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है ये इक्वेशन 2 से आया है और इक्वेशन 4 में पहले से यहाँ पे 2 दे रखा था। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको चीज अच्छे समझ में आई होंगी कि क्या हो रहा है, कैसे हमें करना है। तो अब यहाँ पे हम लाइन खींच लें ताकि हम इसको अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकें। तो हमने इस वैल्यू को अपने क्वेश्चन 2 को इक्वेशन 4 में पुट अप कर दिया। तो देखिए आगे इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली ये भी है जैसे हमने पिछले इक्वेशन में सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, और जो 2 है नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका y2 इक्वल टू 7 प्लस y2 माइनस 4 और पूरे का डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 सॉरी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ ना तो क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया हमारा y7 प्लस y2 माइनस 4 अपॉन में 4, और इस 4 को y2 की साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 4y2 7 प्लस y2 माइनस 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y2 प्लस, तो हमें क्या मिल गया 4y2 इक्वल टू y2 प्लस 3। अब इस y2 को इस 4y2 की साइड हम ले सकते हैं, तो 4y2 माइनस y2 कितना हो जाएगा आपका 3y2 हो जाएगा, और ये कितना इधर इधर कितना बचा था 3 था। तो अब जब डिवाइड करेंगे इसको इधर 3 की साइड भेजेंगे 3 को, 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। हमने y2 को भी फाइंड आउट कर लिया, कितना आया सिंपली 1 आया। तो कैलकुलेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सिंपल है, ये आपको पहले इस बात पता। अब हमें निकालना है y1 को, तो y2 की वैल्यू को हम क्या पुट अप कर देंगे, y1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट अप कर देंगे। तो यहाँ पे y1 इज इक्वल टू क्या था 7 प्लस y2 जो क्या रख देंगे हम 1, क्या मिल गया हमें अपॉन में 2, तो हमें क्या मिल गया 8 अपॉन में 2। तो y1 क्या आ गया आपका यहाँ पे 8 अपॉन 2 में होगा, क्या होगा यहाँ पे, तो आपका y1 क्या मिल गया 8 अपॉन 2 क्या होता है आपका 4 होगा। तो हमने यहाँ से y1 फाइंड आउट कर लिया और y2 को भी फाइंड आउट
कर लिया। हमने x1 x2 को भी फाइंड आउट कर लिया और y1 और y2 को भी फाइंड आउट कर लिया। देखिए चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं p और q, क्योंकि हमें ये p आपको पता था क्या था, x1 और y1, और q क्या था आपका, q कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2। तो चलिए देखिए इसको अगले पेज पे हम कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपली हमने अपने x1 x2 को फाइंड आउट कर लिया, y1 और y2 को फाइंड आउट कर लिया। अब आपको याद होगा p कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, x1 y1, यहाँ p कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके 12 4 हो जाएंगे, और q कोऑर्डिनेट्स क्या थे x2 y2, ऐसे कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे आपको 8 1। तो ये था हमारा p कोऑर्डिनेट्स 12 4 और q कोऑर्डिनेट्स क्या थे 8 1 हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो देख सकते हैं काफी लेंथी और काफी बड़ा क्वेश्चन था। अगर आपको पता करना है ये, अगर आपको पता हो कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तब आपको ये क्वेश्चन परेशान कर सकता है और थोड़ा ट्रिकी लग सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक दो बार घर पे अपने खुद से प्रैक्टिस करें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। और आपको कोई मन में डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, और क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे टोटल 2 पार्ट है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, गिवन द पॉइंट A 1, -8, B 4, -4, 7 and C -7, -4 shows that they lie on the circle K whose center is the origin O 0, 0. What is the radius of the circle K? तो सिंपली हमसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है A, B और C, और तीनों के हमें यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। और यहाँ पे एक सर्किल भी है के, इसका नाम है के, और सेंटर में दे रखे हैं 0, 0। तो हमें सिंपली ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमें ये दिखाना है कि जो आपके तीनों पॉइंट है वो आपके सर्किल के पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। कहाँ लाई करेंगे, कहाँ करें, कहाँ ये लाई करेंगे, आपके सर्किल पे लाई करेंगे। और हमें सर्किल का रेडियस भी निकालना है। मैं आपको बहुत अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं इस क्वेश्चन में ये करना है कि जो आपका ABC है, दिखाना हमें ये है कि ये तीनों पॉइंट जो है आपको सर्किल पे लाई करेंगे, और साथ ही साथ हमको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है सर्किल का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन हमें करना क्या है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन हमें करना क्या है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, मैं ये आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आप समझेंगे मैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं ABC, और हमें सर्किल क्या दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है जो कि 0, 0। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे हम सर्किल बना लेता हूँ, एक रफ डायग्राम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सर्किल है, सर्किल थोड़ा सही नहीं बना है मुझे पता है, लेकिन काम चला लीजिएगा। यहाँ पे एक सेंटर है, इसको मैं वो मान लेता हूँ जो आपका ओरिजिन है। अगर मैं इस ओरिजिन से इन तीनों पॉइंट्स का लेंथ निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, पहले OA का लेंथ निकालूंगा, फिर OB का लेंथ निकालूंगा, फिर OC का लेंथ निकालूंगा, और तीनों का लेंथ आपस में बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये इस सर्किल पे लाई करेंगे। मान लीजिए अगर मैं पहले मैं OA निकाल लेता हूँ, O2 आया, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको सही में समझिएगा। अगर मैं OA निकाल लेता हूँ, उसका डिस्टेंस 2 यूनिट आया, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, जाहिर सी बात है ना। अब मैं OB निकालता हूँ, ये भी मान लीजिए 2 आया, तो ये मान लीजिए भी कहाँ लाई करेगा, इस सर्किल पे लाई करेगा। अब बात करता हूँ C की, तो ये भी मान 2 है, तो ये भी यहाँ पे लाई करेगा। पॉइंट आपका अलग अलग हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आप तीनों एक ही जगह लें, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, एक ही जगह भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस। तो मैं तीनों के लेंथ अगर बराबर दिखा दूं तो ये जाहिर सी बात है कहाँ लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे। तो हमें यही तो दिखाना था ना, कि हमें ये दिखाना है कि ये तीनों कहाँ लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे। अगर तीनों की डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं होती तो जाहिर सी बात है सर्किल पे लाई नहीं कर सकते। एक और तो यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन मिलता है कि जो OA, OB या OC है वो आपका क्या होगा, रेडियस भी तो होगा, रेडियस होगा कि नहीं होगा। अगर आपको रेडियस बारे में पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, तो रेडियस क्या होता है, आपकी सेंटर से इस पॉइंट किसी सर्किल पे किसी पॉइंट तक की दूरी को, यानी कि सर्किल की आधा डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं।
तो यहाँ पे OA भी आपका 2 है, OB भी आपका 2 है और OC भी आपका 2 है। तो ये रेडिएशन होगा एक तरीके से, ये क्योंकि आधा डिस्टेंस 2 है, ये भी हाफ 2 है और ये भी हाफ 2 है। तो हमने ये समझ लिया कि हम कैसे ये पता करेंगे, हमें कैसे दिखाएंगे कि जो आपका ये तीनों पॉइंट है ओरिजिन पे, सॉरी हम ये कैसे दिखाएंगे कि तीनों पॉइंट जो आपका है वो सर्किल पे लाई करेगा या नहीं। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों को डिस्टेंस अगर इक्वल आते हैं तब तो वो सर्किल पे लाई करेंगे। अगर नहीं लाई करते हैं, मतलब वो अगर उनका डिस्टेंस बराबर नहीं होता है तब वो सर्किल पे लाई नहीं करें। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही मेन क्रक्स है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने बता दिया आपको अच्छे से। अगर मन में थोड़ा बहुत जो आपके डाउट है, अगर थोड़ा बहुत जो क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन मैंने क्या समझाया आपको समझ में नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, ताकि मैं आपके हर एक डाउट को, हर एक क्वेश्चन को आपके आंसर कर सकूं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो मैंने यहाँ पे समझा दिया कि हम कैसे क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था सॉल्व करने के लिए, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला क्या था आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था डिस्टेंस फार्मूला। अब इसी का हेल्प करके हम तीनों का लेंथ निकालेंगे। हम चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं O A B C। तो पहले O का लिखते हैं, 0,0 दे रखा है जो कि सेंटर है आपका। A आपका क्या है 1,-8 और B क्या है आपका -4,7 और C क्या है आपका -7,-4। ये हमने चारों पॉइंट्स को यहाँ पे लिख लिया। अब हमें लेंथ निकालना है। सबसे पहले OA का लेंथ निकालेंगे, फिर OB का निकालेंगे, फिर OC का लेंथ निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं OA की। अगर OA की लेंथ की बात करें तो यहाँ पे अंडर रूट वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे x1 y1 x2 और y2 1 माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे का 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 था। अब y2 माइनस y1, तो y2 क्या आपका -8, y1 क्या है 0। यहाँ से क्या मिल गया हमें, तो 1 माइनस 0 कितना होता है आपका 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। और -8 माइनस 0 कितना होगा -8 होगा, और -8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। तो 1 प्लस 64 कितना जाता है आपका 65। हमने OA की लेंथ का निकाल लिया √65, और 65 जो है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए अंडर रूट में ही ये रहेगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता इसको हम अंडर रूट से बाहर कर सकते थे। अब बात करते हैं OB की। OB थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो जा रहा बार बार, इसके मैं माफी मांगना चाहूंगा। यहाँ पे क्या है अंडर रूट। अब OB की बात करेंगे तो यहाँ पे x1 y1 x2 और y2, तो ये -4 माइनस 0 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर होगा, और 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो -4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 4 बचेगा ना यहाँ पे। -4 माइनस 0 कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 7 माइनस 0 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। 16 प्लस 49 ये कितना बन जाएगा √65 हो जाएगा। हमने OB का भी लेंथ निकाल लिया। अब बात करते हैं OC की। OC के लिए भी हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे जो हमने पिछले OB और OA के लिए यूज किया था। इसमें भी अंडर रूट लगा के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। इसमें भी हम सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे O आपका x1 y1 x2 और y2, तो क्या हो जाएगा आपका -7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया -7 माइनस 0 कितना होता है -7 का स्क्वायर, और -4 का -0 कितना होता है -4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 16, तो कितना है आपका ये √65। ये भी कितना आ गया √65। तो हम देख सकते हैं OA OB और OC क्या है, तीनों की लेंथ आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब A
बी और सी है कहाँ लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे। या लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी विल लाई ऑन सर्किल। ये था, हमें ये बताना था ना कि सर्किल पे लाई करेंगे या नहीं, तो मैंने दिखा दिया ए बी सी क्या कहाँ लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे। सर्किल पे लाई क्यों करेंगे, क्योंकि सेंटर से तीनों को डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पे √65 है, यहाँ पे √65 है, यहाँ पे √65 है। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे समझाया था कि हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये तीनों क्या करेंगे, लाई करेंगे सर्किल पे, तो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं इस सर्किल जो हमारे पास दे रखा था उसके रेडियस कैसे हम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक तरीके से हमने ये रेडियस ही निकाला है। जाहिर सी बात, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया सर्किल से एग्जांपल लेके कि जो आपकी OA, OB और OC की लेंथ होगी वो किसी सेंटर से होगी ना उस पॉइंट की लेंथ की, यानी कि आधा डिस्टेंस हुआ वो। तो आधा डिस्टेंस क्या होता है सर्किल का, रेडियस ही तो होता है। तो हमने रेडियस में निकाल लिया, तो रेडियस आपको क्या हो जाएगा, रेडियस का आपका √65। तो हमने ये पता भी कर लिया कि तीनों लाइन पॉइंट सर्किल पे लाई करेंगे, रेडियस आपको क्या होगा 65, जो हम यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आपको अगर क्या मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है, कहीं भी आपको कुछ क्लियर नहीं है, तब जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें मुझसे कहाँ आपको दिक्कत है, और मैं आपके डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, गिवन द पॉइंट -5, 6 and E 0,9, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle के। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं D और E। हमें ये बताना है चेक करके कि दोनों जो पॉइंट हैं वो सर्किल के अंदर लाई करेंगे या सर्किल के बाहर लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं इस सवाल को, ये सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे सर्किल लूँ आपके लिए, यहाँ पे मान लीजिए सर्किल है, थोड़ा सा फिर टेढ़ा बन गया, तो यहाँ पे मान लीजिए एक सर्किल है, मान लेते हैं सर्किल, ये भी थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन मान लीजिए क्या ये सर्किल, यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, कितना ये आपका 0। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला, सर्किल का रेडियस निकाला था, वो कितना था √65, कितना था आपका √65। अब हमें पता करना है कि डी और ई जो दोनों पॉइंट दे रखे हैं हमें, वो सर्किल के अंदर लाई करेंगे या बाहर लाई करेंगे। तो देखिए इसको पता कैसे कर सकते हैं। अगर मैं डी की लेंथ सेंटर से निकाल लूं और ई की भी लेंथ सेंटर से निकाल लूं, यानी कि ओडी की लेंथ निकाल लूं और ओई की लेंथ निकाल लूं, और दोनों की लेंथ निकालने के बाद कंपेयर कर दूं अपने रेडियस से। क्या कर दूं, कंपेयर कर दूं अपने रेडियस से। अगर जो लेंथ मैं निकालता हूं अगर वो रेडियस से बड़ा आता है तब तो सर्किल के बाहर लाई करेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सर्किल की लेंथ कितनी है √65। अगर मेरा लेंथ आ जाता है √70, जाहिर सी बात है यहाँ कहीं लाई करेगा, बाहर लाई करेगा। और अगर जो मैं लेंथ निकालता हूँ वो √65 से कम आ जाता है, जाहिर सी बात से कहाँ लाई करेगा, वो सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बार फिर से आपको समझा दूं अगर मैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं OD यानी सेंटर से पहले D की लेंथ निकाल लेता हूँ और OE यानी सेंटर से E की लेंथ निकाल लेता हूँ और फिर कंपेयर करता हूँ अपने इस रेडियस से। अगर वो लेंथ रेडियस से बड़ा हुआ तब तो सर्किल के बाहर लाई करेगा, लेकिन अगर वो लेंथ जो हमने निकाला है वो अपने इस रेडियस से छोटा हो तो कहाँ लाई करेगा, सर्किल के अंदर लाई करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में यही काम करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट नहीं रहा होगा कि इस सवाल में करना कैसे और हमें क्या करना है। और कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें भी हम सेम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, अब तो याद ही हो गया होगा आपके मन में। अगर डिस्टेंस फार्मूला आपको याद हो गया तो इस सवाल में भी हम सेम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। अभी तक तो आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से याद भी हो गया होगा। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज कैसे करते हैं, क्या था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था डिस्टेंस फार्मूला। अब इसी की हेल्प से हम सबसे पहले d की लेंथ निकालेंगे ओरिजिन से, फिर e की लेंथ निकालेंगे
ओरिजिन, सबसे पहले तीनों पॉइंट लिख लेते हैं। ओरिजिन क्या था आपका 0,0, डी क्या था आपका -5,6 और ई क्या था आपका 0,9। सबसे पहले हम सेंटर की सबसे पहले ई की लेंथ निकालेंगे, डी की लेंथ निकालेंगे सेंटर से, यानी ओडी की लेंथ निकालेंगे। ओडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, हमें ओडी का लेंथ निकालना है। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो -5 माइनस 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0, 6 माइनस 0, तो कितना बन जाएगा -5 माइनस 0 कितना होता है 25, सॉरी -5 होता है तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 25 प्लस 6 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका 6 ही रहेगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 36, तो 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा 61 अंडर रूट में। और ये अंडर रूट के बाहर नहीं है, क्यों नहीं बाहर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं। अब हमने ओडी का लेंथ निकाले जो कितना है 61। अब बात करते हैं ओई के लेंथ की। अब ओई की बात करें तो सेम एडिशनल फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए भी। तो एडिशनल फॉर्मूला क्या था आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब ये आपका x1 y1 x2 और y2 0,0 हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 0 सॉरी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 कितना होता है 0 होता है अंडर रूट 0, और 9 माइनस 0 कितना होता है 9 के स्क्वायर, यानी कि 81 का स्क्वायर होता है। तो 81, तो जो यहाँ पे कितना है अंडर रूट 81 आ गया, तो 81 का स्क्वायर कितना होगा ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 प्लस 81, तो कितना अंडर रूट 81 हो गया यहाँ पे, और 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। तो हमने ओडी का लेंथ निकाला रूट 61 और ओई का लेंथ निकाल लिया 9। अब बारी है कंपेयर करने, तो हम देख सकते हैं जो ओडी की लेंथ 61, जाहिर सी बात हो क्या है अपने जो हमारा रेडियस था 60 रूट 65 उससे क्या है कम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम। तो अगर ये कम है यानी ओडी की लेंथ क्या अपने रेडियस से कम है, इसका मतलब क्या होगा कि क्या लाई करेगा ये सर्किल के अंदर लाई करेगा, इट विल लाई इनसाइड द सर्किल। यहाँ पर अगर कंपेयर करें रेडियस इज ग्रेटर देन रूट 61, क्योंकि ये रूट 65 था ये रूट 61 है, इट मीन्स D lie inside the सर्कल। डी कहाँ लाई करेगा इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, यानी सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब बात करते हैं ई पॉइंट यानी ओ ई लेंथ की। तो सिंपली अगर मैं रूट 65 का अगर मैं देखिए अप्रोक्स वैल्यू यहाँ पे देखिए नॉर्मल इंटीजर दे रखा है हमें, तो रूट 65 का अप्रोक्स वैल्यू होता है 8.09 के आसपास, यही कुछ इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है। इसका अप्रोक्स वैल्यू होता है रूट 65 का। तो हम देख सकते हैं हमारा ओ की लेंथ कितना है 9 और हमारा रेडियस कितना है 8.09। इसका मतलब ये है कि ओ की लेंथ क्या है बड़ी है 8.09 से, मैं बोल सकते हैं 9 इज ग्रेटर देन 8.09। इट मीन्स, तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग अपनी, अगर कोई लेंथ अपने रेडियस से बड़ी होती है तो कहाँ लाई करेगा आउटसाइड द सर्किल लाई करेगा। इट मीन्स इट तो हम देख सकते हैं कि जो आपकी ओ की लेंथ किससे बड़ी है आपके रेडियस से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ई पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा
सर्किल के बाहर लाएगा, यानी कि आउटसाइड द सर्किल लाई करेगा। या भी लिख सकते हैं हम, इट मीन्स E will lie outside the circle। तो सर्किल के बाहर क्यों लाई कर रहा है? क्योंकि ये रेडियस से बड़ा है, और हम स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर कोई किसी भी पॉइंट की लेंथ रेडियस से बड़ी होती है तो वो कहाँ लाई करेगा? सर्किल के बाहर लाई करेगा। तो ये क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों पार्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको मैंने थोड़ा बहुत भी दोनों पार्ट में कहीं डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को 100% क्लियर कर दूंगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर द पॉइंट DEF given that coordinates of D, E and F are 5,1, 6,5 and 0,3 respectively. Find the coordinates of A, B, C। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि ABC नाम से है, और उसका हमें यहाँ पे 3 मिड पॉइंट भी दे रखे हैं उस ट्रायंगल के, D, E और F। और उन तीनों मिड पॉइंट्स के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। D के 5,1 है, E के 6,5 है और F के 0,3 है। तो हमें सिंपली क्वेश्चन ये करना है कि हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करना है, अपने तीनों पॉइंट A, B और C का फाइंड करना है। सिंपल है, क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके तीनों उस ट्रायंगल तीनों साइड्स के हमें मिड पॉइंट भी दे रखे हैं। तो हमें जो ट्रायंगल के 3 पॉइंट है ABC, उनका क्या निकालना है? हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आपको चीज अच्छे समझ में आए। यहाँ पे हमें क्या बना लेते हैं? ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ से एक लाइन यहाँ होगी और थर्ड वाली लाइन आपकी यहाँ पे होगी। अपने अब इस ट्रायंगल को अपना नाम दे देते हैं A, B और C। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये C हो गया। अब AB का मिड पॉइंट कौन है? यहाँ पे F है, यहाँ पे F लिख लेते हैं। और F का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको? 0,3। AC का मिड पॉइंट कौन है? E है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं E को। ये कितना दे रखा है? 6,5। और BC का मिड पॉइंट कौन है? D, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। D यहाँ पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके? 5,1। हमने तीनों मिड पॉइंट के उनके कोऑर्डिनेट्स को भी लिख लिया। अब हमें क्या निकालना है? एक कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट। तो सिंपली हम इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान लेते हैं। इसको x1, y1 मान लेते हैं, इसको x2, y2 मान लेते हैं। सिंपली हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स को, A को x1, y1, B को x2, y2 और C को x3, y3 मान लिया। हमें यही कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो हमें पहली, और एक आपको मैं बात बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो ये काफी आपको टाइम लगेगा, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अब हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं इन दिए गए हुए फंक्शन के यूज करके। तो सिंपली हमें क्या पता है कि F क्या किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट है। D किसका मिड पॉइंट है? BC का मिड पॉइंट है। E किसका मिड पॉइंट है? AC का मिड पॉइंट है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं F इज मिड पॉइंट ऑफ A, B। हमें क्या पता है कि F जो किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे एक क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा होगा तो मैंने काफी सिंपल तरीके से बताया था कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे हम यूज करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसा होता है? M इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये आपका होता है मिड पॉइंट फार्मूला होता है। तो इसका यूज करके हम अपने इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AB की। तो यहाँ पे AB का मिड पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे जब x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। सबसे पहले x की बात करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। x1 प्लस x2/2, x1 कितना है आपका? x1, और x2 कितना है? x2 है। x1 प्लस x2/2। और y की बात करें यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका? x1 प्लस x2
ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये होगा पहला इक्वेशन यहाँ पे हमारा बन गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो m की जगह क्या रखेंगे, 3 रख देंगे यहाँ पे। तो y1 प्लस y2 बाई 2, ये क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 इक्वल टू, इधर जाएगा 3 क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ये 2 आपका यहाँ पे फॉर्म हो गया। हमने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया किसकी हेल्प से, जब आपका f मिड पॉइंट था किसका, AB का। अब बात करते हैं कि अगर E मिड पॉइंट होगा AC का तो हम कितने इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लिखते हैं E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली जो हमने यहाँ पे तरीका यूज किया इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, सेम टू सेम ये तरीका हम यहाँ भी यूज करेंगे जब AC के लिए हम अपना इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पता है कि हमारा AC का मिड पॉइंट क्या है, E है। तो जब हम x कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे तो आपका m 6 रहेगा, और जब हम y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो आपका m क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आप लिख लेते हैं 6 इक्वल टू x1 प्लस और x2 क्या हो जाएगा आपका अब x3 हो जाएगा अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको x1 प्लस x3 अपॉन में ये 12 हो जाएगा। सॉरी यहाँ इसको भेज देंगे इस साइड 6 के साइड, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे 12 मिल जाएगा। तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 3, हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं अपने y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी सिंपल यही तरीका यूज करेंगे। इस बार हम y कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे आपका, अब ये 5 हो जाएगा। अब ये y1 प्लस y3 बाई 2 हो जाएगा। y1 प्लस y3 जब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 कितना होता है 10 होता है। क्या है आपका y1 प्लस y3 इक्वल टू यहाँ पे 10 आ गया। इक्वेशन नंबर ये 4 आपका यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमने अभी तक 4 इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया, दो साइड्स को यूज करके, यानी AB और AC को यूज करके। अब बात करते हैं BC की अगले पेज। तो हमने पिछले पेज पे 4 इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया था अपने साइड AB और AC को यूज करके। अब बात करते हैं साइड BC की। साइड BC का मिड पॉइंट कौन है, D। यहाँ पे लिख लेते हैं D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो सिंपली वही तरीका यूज करेंगे जो हमने अपने पिछले साइड्स को फाइंड आउट, मतलब सिंपली हम वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे हमने अपने पिछले इक्वेशन को फाइंड आउट करने में यूज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के लिए 5 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट के लिए m क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं x कोऑर्डिनेट की। तो 5, अब यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, और x2 क्या हो जाएगा आपका x3 हो जाएगा। यहाँ पे x2 प्लस x3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको x2 प्लस x3 अपॉन में क्यों करते हैं हम इसको, हम 2 को अपने साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। तो y कोऑर्डिनेट के लिए m क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब y1 क्या है आपका y2 है, और y2 क्या है आपका y3 है। यहाँ पे y2 प्लस y3 बाई 2 हो जाएगा। और जब 2 को इस साइड हम भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे y2 प्लस y3 इक्वल टू 2। ये आपका हो गया y का भी हमने कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर लिया। तो ये आपका इक्वेशन क्या बन गया, ये इक्वेशन आपका बन गया 5, तो ये इक्वेशन बन गया 6। हम देख सकते हैं हम तीनों साइड को जब यूज किया, हम तीनों साइड की हेल्प से हमने 6 इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब इन 6 इक्वेशन की हेल्प से हम अपना x1 x2 x3 x1 x2 x3 और y1 y2 और y3 को फाइंड आउट करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम 6 इक्वेशन को अपने यहाँ पे लिख लेंगे। तो पहला इक्वेशन आपका क्या था, यहाँ पे पहला इक्वेशन आपका था x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या था आपका y1 प्लस y2 इक्वल टू 6। तीसरा इक्वेशन क्या था आपका x1 प्लस x3 इक्वल टू 12। चौथा इक्वेशन क्या था आपका y2, सॉरी यहाँ पे y1 होगा, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 10। पांचवा इक्वेशन आपका यहाँ पे दे रखा, हमने निकाला था अभी
x2 प्लस x3 इक्वल टू 10। और लास्ट इक्वेशन क्या बना था आपका y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा 6 इक्वेशन है और 6 इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने सारे x1 x2 और x3 और y1 y2 और y3 को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे हम। ये आपका 1 था, ये आपका 2 था, ये आपका 3 था, ये आपका 4 था, ये आपका 5 था और ये आपका क्या था 6 था। चलिए देखते हैं जो कैसे हेल्प इसकी है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम अपने x1 x2 x3 और y1 y2 y3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं x कोऑर्डिनेट, यानी हम बात सबसे पहले कैसे करेंगे x1 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं x का यहाँ पे 3 इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, यहाँ पे इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5। तो इन तीनों का हेल्प से हम अपने x1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस x2 को अपने इस साइड भेज दूं या अपने इस x1 को इस साइड भेज दूं तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे x2 इज इक्वल टू माइनस x1 यहाँ मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो हमें क्या मिल गया, x2 इज इक्वल टू माइनस x1 हमें यहाँ पे मिल गया। अब इस x2 की वैल्यू को उठा के हम अपने इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे पुटअप कर दें, क्योंकि यहाँ पे x2 प्लस x3 यहाँ पे दे रखा है। जब इसकी वैल्यू को हम पुटअप करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 5 में तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं x2 की जगह क्या रख दूं, माइनस x1 प्लस यहाँ पे x3 है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। जब इसको हम इक्वेशन को अपने तो हमें माइनस x1 प्लस x3 इक्वल टू 10 मिल गया। तो माइनस x1 को राइट साइड भेज दिया, यानी कि 10 के साइड भेज दिया। 10 साइड अगर भेज देंगे तो हम क्या मिल जाएगा, हमें x3 इज इक्वल टू x1 प्लस 10 हमें यहाँ से मिल जाएगा। सिंपली हमने यहाँ पे एक और इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जो इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया है, इस इक्वेशन की वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट अप कर दिए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे x3 की जगह रखेंगे x1 प्लस 10, यहाँ पहले से x1 है और ये x1 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 प्लस x1 क्या हो जाएगा 2x1 हो जाएगा। यहाँ पे x1 प्लस x1 क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 2x1 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 की साइड अगर 10 को भेज देंगे, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अगर जब हम इसको ऐसे लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा आपको आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी x1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो देख सकते हैं काफी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन थोड़ा सा तो देख सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे x1 को फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं x2 को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने अपने पिछले पेज पे x1 को क्या फाइंड आउट किया था, 1 फाइंड आउट किया। तो बात करते हैं हम x2 x3 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर मैं इस x1 की वैल्यू को अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं तो आपको यहाँ पे x3 फाइंड आउट हो जाएगा और x3 में निकल जाएगा। तो यहाँ पुट कर दिए इसकी वैल्यू को, तो x1 की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ पे 1 रख देंगे प्लस x3 इज इक्वल टू 12। तो अब इस 1 को इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें x3 इज इक्वल टू 12 माइनस 1 कितना मिल जाएगा आपको 11 मिल जाएगा। यहाँ से हमने आपको x3 को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमने दो चीज फाइंड आउट कर लिया, x1 और x3 दोनों को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं कि हम x2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे x3 को भी फाइंड आउट कर लिया और x1 को भी फाइंड आउट कर लिया। तो आप अगर इक्वेशन 5 में x3 की वैल्यू आप उठा के रख दें, यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा x2 निकल जाएगा। तो यही करते हैं हम यहाँ पे। तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं x2 की वैल्यू यहाँ पे x3 की वैल्यू यहाँ पे उठा के रख दे पुट कर दूं तो क्या था आपका 11 था इज इक्वल टू 10 था यहाँ पे होगा। अगर इस साइड होगा तो 10 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका -1। तो x2 क्या निकल जाएगा आपका -1 यहाँ पे आ गया। तो हमने x के तीनों कोऑर्डिनेट यानी कि x1 x2 और x3 को फाइंड आउट कर लिया। तो y कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम वही सेम तरीके यूज किए करेंगे जो हमने x को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया था। वही हम इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे y के भी 3 इक्वेशन दे रखे हैं, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे दे रखा है। तो हम तीनों की हेल्प से y1 y2 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर अपने 2 की यूज करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 6।
तो अगर मैं इस y1 को अपने साइड भेजूं 6 के साइड, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे y2 इक्वल टू 6 माइनस y1 मिल जाए। अब हमने y2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया जो कि 6 माइनस y1 है। तो यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 में y2 आपका कहाँ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 6 में आपका y2 आ रहा है। तो इस y2 की वैल्यू को उठा के आप पुटअप कर देंगे, आप इक्वेशन नंबर 6 में पुटअप कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 6 में पुटअप कर देंगे अगर जब हम, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, तो y2 जो क्या रख देंगे 6 माइनस y1, तो 6 माइनस y1 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 हो जाए। तो यहाँ जब हम अपने इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका y3 आ जाएगा y1 माइनस y1 के साइड, जो y1 की साइड भेज देंगे और 6 क्या भेजेंगे इस साइड, तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा -4 और ये y1 इधर आ जाएगा, तो y1 -4 यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमने y2 यहाँ फाइंड आउट किया था, तो उसकी वैल्यू उठा के हमने इक्वेशन नंबर 6 में रखा था। अब हमें y3 फाइंड आउट कर लिया y1 -4, तो हम देख सकते हैं, अब देखेंगे कि किस इक्वेशन में y3 आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 4 में आपका y3 आ रहा है और y1 आ रहा है, तो हम इस y3 की वैल्यू कहाँ पुटअप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर देंगे। तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपका y1 प्लस y1 -4 इज इक्वल टू 10। ये जो है आपका y3 की वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, y1 प्लस y1 कितना हो जाएगा आपको, ये 2y1 हो जाएगा। और ये जब हम इस 10 के साइड इस -4 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो सिंपली जब इसको हम डिवाइड नीचे भेजेंगे इस साइड राइट साइड, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से y1 की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं y2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। y2 की वैल्यू देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे y1 की वैल्यू हमें पता है और y2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे y1 की वैल्यू को, ये 7 प्लस y2 इज इक्वल टू 6, तो क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पे y2 इज इक्वल टू -1। अब बात करते हैं हमें बचा y3 का भी निकालना सिंपल है, इक्वेशन नंबर 6 से निकाल सकते हैं। अब हम y2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे, तब वो क्या मिल जाएगा यहाँ पे -1 आया था और x3 क्या आया था आपका 11 आया था, और आपका y1 क्या आया था, इसे देखते हैं। y1 आपका आया था 7, y2 आपका क्या आया था -1 आया था, और y3 आपका आया था 3। हमने सारे अपने x के कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर लिया और y के कोऑर्डिनेट्स को भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसकी वैल्यू उठा के हम अपने उन प्लेस पे रख देंगे, तो आपका a b c के कोऑर्डिनेट्स निकल जाए। उसको हम अगले पेज पे करेंगे, देखते हैं। तो ये थे हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स a b c। एक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं x1, y1 था, इसकी जगह x1 की और y1 की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या था आपका x1 की वैल्यू 1 था, और y1 की वैल्यू क्या, आपको मन में थोड़ा बहुत भी कहीं आपको समझ में ना आया हो, थोड़ा बहुत भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन द रेक्टेंगुलर स्क्रीन whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixel wide and 600 pixel high. A particular icon of radius 80 pixel is drawn with the center at point A 100, 150. Another circle icon radius 100 pixel is drawn with the center at the point B 250, 230. Determine. तो क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है और हमें यहाँ पे दो पार्ट दे रखा है। तो क्वेश्चन 15 में सिंपली हमसे ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक जिसके, तो यहाँ पे तो सिंपली हम इस क्वेश्चन में ये हमें दे रखा है कि हमारे पास एक स्क्रीन है जिसकी विड्थ 800 है और उसकी लेंथ कितनी है 600 हाई है, यानी 600 उसकी लेंथ है। वहां पे हमें क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कुलर एक आइकन ड्रॉ कर रहे हैं, कितने रेडियस का 80 पिक्सल का। जैसे कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं 100, 150, और एक और हम आइकन ड्रॉ कर रहे हैं इसका रेडियस कितना है 100 है, और उसका भी हमें बी का सेंटर जिसका सेंटर हमें दे रखा है बी, और कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 250, 230। तो हमें डिटरमाइन ये करना है वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्किल लाई आउटसाइड द स्क्रीन, और दूसरा पार्ट हमें दे रखा है वेदर द टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पहले पार्ट हमें ये बताना है कि क्या जो हमने दो आइकन आपको ड्रॉ किए क्या वो आपके स्क्रीन के बाहर लाई करेंगे या नहीं, और दूसरा पार्ट में ये दे रखा है क्या वो दोनों
सर्किल जो हमने आइकन बनाया है वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया होगा क्वेश्चन में हमें पूछ क्या रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे पहले से एक डायग्राम ले रखा है, जो कि मैंने पहले सब कुछ इसमें बना दिया है। आपका स्क्रीन जैसे मान लेते हैं, ये आपका एक प्लेन मान ले लिया यहाँ पे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग उसको विड्थ मान लेते हैं जो कि 800 पिक्सल का, तो हमने 800 यहाँ पे दिखा दिया। और वाई एक्सिस हम लोग उसका मान लेते हैं, लेंथ मान लेते हैं, यानी कि इसकी लंबाई मान लेते हैं। तो कितना दे रखा है, 600 पिक्सल हाई है, उसको कितना ले लेते हैं हम लोग, 600 हम ले ले रहे हैं। तो अब बात करते हैं दो आइकन की। हमने एक जो 80 पिक्सल रेडियस का है और दूसरे कितने रेडियस का है, 100 पिक्सल रेडियस का है। तो जो आपका यहाँ पे 80 पिक्सल रेडियस जो कि रेड में है और 100 पिक्सल वाला रेडियस कितने में है, वो आपका ग्रीन में। तो ए का जो सेंटर जो 80 पिक्सल रेडियस का सेंटर है ए, उसे कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हमारे पास, 100,150। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे 150, यहाँ पे 150 दिख रहा है आपको, 100 के बाद 150, और एक्सिस पे कितना है 100, ये कितना यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट ऐसे लाई कर रहा है। अगर मैं इसको मैच कर दूं अगर लाइन से, देख सकते हैं बिल्कुल आपका ये इसका सेंटर ही बनेगा। सॉरी थोड़ा सा ये ऊपर हो गया। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस। तो ये क्या होगा, आपके पिक्सल 80 रेडियस का सेंटर हमें मिल गया पॉइंट ए। तो अब बात करते हैं हम अपने 100 पिक्सल रेडियस आइकन की। तो यहाँ पे वो उसके लिए हमें सेंटर क्या दे रखा है, पॉइंट बी, जिसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 250, 230। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है, जिसको मैंने किससे पेंट किया है, ग्रीन से कलर में उसको पेंट कर दिया है। तो ये था आपका फिगर। फिगर में सिंपली मैं आपको जल्दी समझाऊं तो ये फिगर में आपके स्क्रीन दे रखे हैं, जिसकी विड्थ आप कितनी दे रखी थी 800, लेंथ कितनी दे रखी थी 600। उसमें दो आइकन है आपके, एक 100 और इसमें हमें दो आइकन दे रखे थे, एक था 80 पिक्सल रेडियस का, दूसरा था आपका 100 पिक्सल रेडियस का। दोनों के हमने सेंटर भी दे रखे थे ए और बी, उससे कोऑर्डिनेट्स भी हमें यहाँ पे दे रखे थे। जो 80 पिक्सल रेडियस का था आइकन, मैंने उसको रेड से उसको डिनोट किया है, और जो 100 पिक्सल रेडियस का आइकन था उसको मैंने ग्रीन कलर से डिनोट कर दिया है। तब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। देखते हैं पार्ट 1 क्या कह रहा है। लिखा है पार्ट 1 में ये दे रखा है, वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्किल लाई आउटसाइड द स्क्रीन। तो पूछा है कि जो दो आइकन आपने बनाए हैं, क्या उनमें से कोई एक भी सर्किल के बाहर लाई करेगा या नहीं, अरे सॉरी स्क्रीन के बाहर लाई करेगा या नहीं। तो हम सिंपली देख सकते हैं हमारी स्क्रीन की विड्थ कितनी है 800 है, और लेंथ कितनी है 600 है। और हम देख सकते हैं दोनों जो सर्किल हैं हमारे, वो स्क्रीन के अंदर ही तो लाई कर रहा है ना। ये तो साफ साफ पता चल रहा है हमको देखने में कि दोनों कहाँ लाई कर रहे हैं, स्क्रीन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो आप लिख लेंगे, एक आ जाएगा गलत हो जाएगा, नो both the circle will lie inside the screen। जो आपके दोनों आइकन यानी दोनों के सर्किल हैं वो कहाँ लाई करेंगे, आपके स्क्रीन के अंदर लाई करेंगे। अब बात करते हैं अपने पार्ट 2 की, वेदर टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो पूछा है क्या दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं। तो हम देख सकते हैं दोनों आपस में क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स आपका तो हम देख सकते हैं सिंपली कि दोनों जो सर्किल, दोनों जो आपके आइकन है वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि दोनों आपके आइकन है, दोनों जो सर्किल है वो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दूंगा यस दे विल intersect each other। क्या करेंगे, तीनों आपस में क्या करेंगे, तो क्या करेंगे सिंपली दोनों आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करें। देख सकते हैं क्वेश्चन काफी सिंपल था, बस आपको डायग्राम बनाना था, और डायग्राम बनाने के बाद आप सिंपली दोनों पार्ट इसी तरीके सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था और मैंने आंसर कैसे दिया। तो अब बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, प्लॉट द पॉइंट ए 2,1, बी -1,2, सी -2,-1 एंड डी 1,-2 इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. Is ABCD is a square? Can you explain why and what is the area of square? तो सिंपली हम इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी डी, और चारों के हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, और हमें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें चारों पॉइंट का क्या करना है, अपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या करना है, इसको लोकेट करना है, यानी कि प्लॉट करना है. और उसके लोकेट करने के बाद, यानी प्लॉट करने के बाद हमें ये बताना है कि जो ए बी सी डी है क्या वो एक स्क्वायर है. अगर स्क्वायर है तो एक्सप्लेन करिए स्क्वायर क्यों है. और आखिर में ये पूछा है कि अगर वो स्क्वायर है तो वो स्क्वायर का एरिया क्या होगा. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन लेंदी है और काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. तो मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन ले रखा है, जिसपे ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है. इस पे हम अपने चारों पॉइंट को प्लॉट कर देते हैं. सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की, जो कि है 2,1. एक्स कोऑर्डिनेट का 2 है और वाई कोऑर्डिनेट का है इसका 1. तो यहाँ पे 2,1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. बात करते हैं बी की -1,2. अब एक्स का कोऑर्डिनेट -1 है और बी का कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट का है 2 है. यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा ये कुछ -1,2, ये रहा आपका कुछ -1,2, कुछ ऐसे हो जाएगा. बात करते हैं पॉइंट सी की. इसमें आपका एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में है, तो इसमें ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, अब वो क्वाड्रेंट 3 में आएगा. यहाँ पे क्या आएगा -2, -1, तो कुछ ये यहाँ पे हो जाएगा. लास्ट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट जो कि डी है, उसे कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट्स आपका क्या है पॉजिटिव में है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आ जाएगा 1, -2, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा. अब हम चारों पॉइंट को क्या करते हैं, अपने इनको चारों को जोड़ देंगे एक लाइन से. पहले मैंने यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ, एक लाइन यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, और लास्ट लाइन आपकी यहाँ से यहाँ मैंने ले ली. और हम चारों का नाम दे देंगे जो इसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा है. ये ए आपका है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी, और ये चारों के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है. तो हमने फिगर बना लिया. अब हमें पता करना है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं. आपको देख के लग रहा होगा कि स्क्वायर है, तो ऐसे नहीं लिखना है कि ये स्क्वायर है, नहीं, हमें पता करना पड़ेगा कि ये स्क्वायर है कि नहीं है. तो स्क्वायर पता करने के लिए हम देख क्या करेंगे, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं. तो हम ऐसे इसको देख के नहीं बता देंगे कि ये स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि देखने में थोड़ा सा बहुत ये लग रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन हमें ऐसे नहीं लिख देना है कि स्क्वायर है, हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि स्क्वायर है. तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, मैं काफी सिंपल तरीके आपको बता रहा हूँ जो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. अब स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, और 4 साइड की लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है, अभी आपको पता है. तो हमें किसी तरह हम ये प्रूफ कर दें कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी चारों की लेंथ आपस में बराबर है, और उसके जो डायगोनल का लेंथ है वो भी बराबर है आपस में. तो क्या हो जाएगा कि स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना. अगर मैं चारों लेंथ मतलब चारों साइड्स की लेंथ को बराबर बराबर दिखा दूं, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और जो ये दो डायगोनल है, डायगोनल बना देता हूँ यहाँ पे आपके लिए अच्छे से आपको समझ में आ जाए. तो डायगोनल आपके होंगे ये BD, ये आपका BD हो जाएगा, और ये आपका CA, ये आपके डायगोनल हो गए. मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले चारों लेंथ आपस में बराबर होंगे, और जो आपके दोनों डायगोनल होंगे वो आपस में बराबर, उनकी लेंथ अगर बराबर हो गई आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक स्क्वायर बन जाएगा. अब बात ये रही कि हम इसका लेंथ निकालेंगे कैसे, और लेंथ निकालने का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फार्मूला, जो काफी इजी और काफी सिंपल है. तो उसकी हेल्प से हम अपने चारों को लेंथ को निकाल लेंगे और फिर उसको कंपेयर कर देंगे, और फिर हम बताएंगे कि स्क्वायर है कि नहीं. मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको तरीका बताया अच्छे से आपको समझ में आया होगा. अब हम निकालते हैं एक सारों सबकी लेंथ को. सबसे पहले हम यहाँ पे चारों के कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं. A -1, 2, मैंने B कोऑर्डिनेट्स लिख दिए यहाँ पे. A के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,1, B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके -1, 2, C कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे -2, -1, और D कोऑर्डिनेट्स आपके क्या है 1, -2.
ये आपके चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने जा रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि d इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने काफी अच्छे से समझाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आप लोग को नहीं पता डिस्टेंस फार्मूला तो आप जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्या था आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब इसी की हेल्प से हम चारों साइड्स के लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम AB की, AB के लेंथ कैसे हम AB को फाइंड आउट करेंगे। अब AB के लिए आपका ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपका वैल्यू यहाँ पे निकाला हमने पता किया अभी, उसको यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, हम उसके वैल्यू को पुटअप कर देंगे। x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2, क्योंकि x2 आपका माइनस 1 है और आपका x1 क्या है, 2 है, तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1। अब देखिए y2 क्या आपका 2 है, y1 क्या है आपका 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, माइनस 1 माइनस 2 क्या है, माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 3 या 3 का स्क्वायर हमें आपको पता क्या होता है, 9 होता है। यहाँ पे 9 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 10 आ गया। हमने AB का निकाल लिया, अंडर रूट 10 निकाल लिया। अब बात करें दूसरा साइड की, जो क्या रहेगा आपके पास BC, BC का भी हम सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए BC के लिए आपका x1 ही हो जाएगा माइनस 1, y1 का हो जाएगा 2 और x2 माइनस 2 और y2 का हो जाएगा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, इसके अपने फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे इसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस 2 माइनस माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हम अगर BC को सॉल्व करें यहाँ से, तो माइनस 2 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इतनी मैथ आपको आती होगी बेसिक, मुझे उम्मीद है। और माइनस 1 और माइनस 2 का हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये आपका, यहाँ पे माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या है 3, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा अंडर रूट 10, आपका यहाँ भी आ गया। अभी तक हमने AB निकाला और BC निकाला, अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम अगले पेज पे क्या निकालेंगे, अब CD और AD। तो हमने अपने पिछले पेज पे क्या निकाला था, AB निकाला था और BC निकाला, जो कि दोनों क्या रहता है आपका अंडर रूट 10। अब बात करते हैं CD की, CD भी सेम तरीके से निकाल सकते हैं, जो हमने पिछले दो लेंथ निकाले थे, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x1 आपका माइनस 2 हो जाएगा और y1 का हो जाएगा माइनस 1, और आपका यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और y2 का हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। फॉर्मूला क्या था आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपका 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इसके अंदर की वैल्यू को, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और माइनस 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 ही रहेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा, सिंपल। ये भी क्या जाएगा अंडर रूट 10 आ गया। अब हमने CD को भी क्या निकाल लिया, वो भी क्या है हमारा अंडर रूट 10 आ गया। अब हमारी आखिरी लेंथ कौन सी बची है, DA। हमें क्या निकालना है, DA निकालना है। इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए DA निकालना है तो D पहले A बाद में है, तो अब यहाँ पे x1 y1 क्या हो जाएगा 1 और माइनस 2, और x2 y2 क्या हो जाएगा 2 और 1। इसको हम अगर फॉर्मूले पुट करें तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करें यहाँ से, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस माइनस का हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा हमको यहाँ पे हमको
1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो हमने डी ए का भी लेंथ यहाँ से फाइंड आउट किया जो कितना है, अंडर रूट 10 आया। तो हमने ए बी का लेंथ फाइंड आउट किया जो कि अंडर रूट 10 आया, बी सी का लेंथ भी फाइंड आउट कितना आया था, वो भी अंडर रूट 10, सी डी का लेंथ कितना आया था, अंडर रूट 10, और आपका डी का लेंथ कितना आया था, अंडर रूट 10। तो हमने चारों के लेंथ को फाइंड आउट कर कितना सारे सारे कितना है, तो हमने चारों के लेंथ को फाइंड आउट कर लिया और उनके लेंथ कितना है, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10। तो चारों के लेंथ कितने हैं, सबके लेंथ के आपस में बराबर हैं। तो अब यहाँ से आप कंक्लूजन नहीं बना सकते कि स्क्वायर है या नहीं। अब हमें डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल आपस में बराबर है कि नहीं। अगर डायगोनल भी आपस में बराबर होंगे तब तो ये स्क्वायर होगा। तब चलिए डायगोनल को निकालते हैं। बात करते हैं डायगोनल की। अब डायगोनल क्या हमें दे रखा है, बी डी और सी ए। सबसे क्या निकालेंगे, हम बी डी की बात करते हैं। और जब बीडी की बात करेंगे तो बीडी के लिए आप देख सकते हैं ये बी रहा है, यहाँ आपका डी, तो यहाँ पे आपका ये बी x1 y1 ये x2 और y2 यहाँ पे हो जाएगा। सिंपली हम डिस्टेंस फार्मूला यूज कर उस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का भी तो क्या जाएगा आपके पास होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब सबको हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4। ये कितना हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 16 -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो 4 प्लस 16 कितना आएगा आपका, √20 यहाँ पे आ जाएगा। बात करते हैं आपने दूसरे डायगोनल की, जो कि क्या है आपके पास सी ए है, सी ए। अब सी ए निकालने के लिए अब क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 x2 y2, आपका x2 क्या है आपका यहाँ पे 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सी ए क्या निकल जाएगा आपका 2 माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस का 1 माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या जाएगा आपका, ये 2 का स्क्वायर। तो ये सिंपली फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे √20 आ गया। तो हम सिंपली ये देख सकते हैं कि जो हमने अपने दोनों डायगोनल को निकाला उनकी लेंथ क्या है, आपस में बराबर है, जो कि क्या है √20 है। तो हम सिंपली ये बात बोल सकते हैं कि ये क्या है आपका एक स्क्वायर है, क्योंकि सारे लेंथ आपस में बराबर हैं और इसके डायगोनल की लेंथ भी आपस में बराबर है। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं अगले पेज पे। तो हमने यहाँ पे अपने चारों लेंथ देख सकते हैं कि हमारे चारों लेंथ आपस में क्या है, बराबर है, और डायगोनल भी आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो आपका हमने ये फिगर यहाँ पे बनाया था वो क्या है कि स्क्वायर है। तो हम लिख लेते हैं ABCD इज अ स्क्वायर। अब इस ABCD is square because all sides have equal length and also their diagonals length is equal to each other। हमने रीजन दे दिया कि ABCD स्क्वायर क्यों है, क्योंकि सारे साइड आपस में क्या है, बराबर है, और जो डायगोनल्स हैं वो भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने ये भी बता दिया कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है, ये भी हमने बता दिया कि एक्सप्लेन हमने कर दिया कि स्क्वायर है तो क्यों है। अब बात करते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आपको अगर स्क्वायर का एरिया पता हो, अगर आपको याद हो, तो क्या होगा, वो लेंथ का स्क्वायर होता है, क्योंकि उसमें लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, लेंथ का स्क्वायर लिखते हैं। तो हमने लेंथ क्या निकाली थी अपनी, √10 निकाली थी। तो √10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका 10 क्या आ गया आपका, इस स्क्वायर का एरिया आ गया।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन से समझ में आया है कि मैंने काफी डिटेल में और काफी अच्छे समझाया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो सॉल्व करने में आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मैंने आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है या कहीं आपको क्लियर नहीं है चीजें कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा।